May I come in, sir? कम इन प्लीज। ये कोड नंबर आपको दिया गया होगा Good जी afternoon, sir. वो हमें दे दीजिए। आपने देखा है कोड नंबर आपका जी, क्या है? 140. 144। बैठिए। Thank you, sir. Thank you, sir. सबसे पहले तो अपने नाम का उल्लेख ना करते हुए उसकी जगह इस कोड नंबर का उल्लेख कीजिएगा 144 और अपना परिचय बोर्ड को दें। सर मेरा कोड नंबर 144 है। सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है आगरा कॉलेज आगरा से। सर मैंने बीएससी करने के बाद एमएससी किया है बॉटनी से आगरा कॉलेज आगरा से। उसके बाद मैंने दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बीएड किया है और उसके बाद सर मैंने वैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय से एमएड किया है। और सर मैं 2018 के यूपीपीसीएस प्री में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। किसके? फिर से बोलिए। एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ और सर कल ही जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का रिजल्ट आया उसमें भी सर मेरा चयन हुआ। तो क्या चाहती हैं? सर जाहिर सी बात है जो सबसे उच्च पद है वही चाहते हैं। ओके। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, बीएड एमएड भी किया जी और आप बीईओ एक ब्लॉक लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर हो चुकी हैं जिससे बदलाव ला सकती हैं और एजुकेशन पे तो सरकार बहुत ध्यान दे रही है और एजुकेशन ही बैकबोन है हमारी सोसाइटी का, तो उसी में बढ़कर हम क्यों नहीं बेहतर करते एज ए बीईओ? सर मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक क्षेत्र तक ही मैं सीमित रह जाऊंगी और सर मेरे पास जो है मैं मतलब वृहद क्षेत्रों में बेहतर कर सकती हूँ। मैंने जब अपनी क्षमताओं का जो आंकलन किया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो पद है वहाँ मैं बेहतर कर पाऊंगी। तो सर एक क्षेत्र से तक सीमित रहने से कहीं बेहतर है कि मैं अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अच्छा कर। आपको कैसे लगता है कि आप प्रशासन में अच्छा कर पाएंगी? ऐसा क्या आपने अपने बारे में आकलित किया? सर मैंने अपने बारे में आकलन किया है कि जो मेरा सर जो जर्नी रही है अभी तक संघर्षपूर्ण रही है जिसमें मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। नेवर गिव अप वाला मेरी अप्रोच रही है। मेरे निर्णय निर्माण क्षमता जो है से मैं हमेशा प्रभावित खुद भी रही हूँ। तो और सर नेतृत्व करता जो है मुझे नेतृत्व करना बहुत पसंद है। तो ये सर कुछ क्षमताएं हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रशासनिक क्षेत्र में इन क्षमताओं के माध्यम से बेहतर कर। अपनी लाइफ के किसी इंस्टेंस से हमें बताइए कि हम लोग समझे आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आपने कह दिया हम तो नहीं मानेंगे, अभी आपने ऐसा कोई भी उदाहरण? जी सर हमेशा मैंने स्कूल के स्तर पर कॉलेज के स्तर पर जब भी कोई आयोजन हुए हैं तो उनमें बढ़ चढ़कर सर भाग लिया है। सर मैं एंकरिंग भी मतलब हमेशा करती रही हूँ और सर जो भी कभी भी मतलब किसी भी प्रकार का आयोजन हो उसमें सर मैं हमेशा सबसे पहले नंबर पर आकर। सबसे बड़ा गुण आपको क्या लगता है एज ए लीडर, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में एक ऐसी अच्छी क्वालिटी जो जरूर होनी चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि टीम को बांधे रखने की जो क्वालिटी। गुड। अच्छा, आपने बॉटनी से एमएससी की, काफी अच्छी पढ़ाई की आपने, एमएड किया, लेकिन फिर देख रहे हैं कि हिंदी लिटरेचर ले लिया आपने, ऐसा क्यों? सर इसके 2-3 कारण हैं। सर सबसे पहला ये है कि मैंने एमएससी 2008 में किया था। सर प्रिपरेशन मैंने 2015 के आसपास शुरू की। तो मैं बॉटनी में काफ़ी कुछ भूल चुकी थी। मुझे लगा था कि मुझे शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एक ऐसा विषय चुनना बेहतर समझा जो मैं अच्छे से कर पाऊँ और जो स्कोरिंग हो, क्योंकि सर हमारा जो फाइनल जो गोल है वो कहीं न कहीं सिलेक्शन है। और जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे बात करने पे भी मुझे पता चला कि हिंदी लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी? सर थियोफ्रेटस जो है इंटरनेशनल लेवल पर हैं और भारत में विलियम रॉक्सबर्ग है। अच्छा, ये ऐसा हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं कि आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और फूड, जीएम फूड और जीएम क्रॉप की ओर बढ़ना चाहिए और इसके बारे में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। आप देखिए, जब बैगन जीएम ब्रिंजल आया था तो बड़ी विवाद हुआ, इसके बाद जीएम मस्टर्ड आया, उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ। ये जो जीएम मस्टर्ड था, क्या विवाद था वो, और कौन सी संस्था है जो अप्रूव करती है? संस्था का जेनेटिकल जीईएसी है, जेनेटिकल इंजीनियर कोई नहीं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग कमेटी, अप्रूवल कमेटी। जी सर। और सर विवाद तो सर मुझे जेनेटिक मस्टर्ड का बहुत याद नहीं आ रहा है, और लेकिन मुझे इतना पता है कि DMH 11 क्रॉप थी जो सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई थी, जो सर उनके नाम सर मैं भूल गई हूँ। सर मैं वो बीसी थे, डीयू के बीसी।
कोई बात नहीं। क्या यूनिकनेस ये मस्टर्ड पौधे की एक खासियत है? बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एंड एमएससी बॉटनी स्टूडेंट, मैं जानना चाहता हूं कि उस मस्टर्ड के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मस्टर्ड एक ऐसा पौधा है जिसकी कुछ खासियत होती है। सर वो जो जेनेटिक क्रॉप की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर मस्टर्ड की बात कर पार्टिकुलर मस्टर्ड इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना बड़ा टफ माना जाता है। सर ऑटोगेमी शायद करेक्ट है। जो मतलब उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए उसमें टफ है उसका जेनेटिक जो इंजीनियरिंग करना है। करेक्ट। तो कैसे किया गया, कुछ बता सकती हैं? सर यू आर वेरी करेक्ट, यही था। लेकिन फिर कैसे किया गया? सर पूरी प्रोसेस तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है ये सर मैं बता। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों है कि एक तरफ वर्ल्ड वाइड जो हमारी जैसे पॉपुलेशन बहुत है, हमारे रिसोर्स कम है, प्रोडक्शन तो उतना हो नहीं पा रहा है, और हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो उसका एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम जब कुछ करते हैं तो उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। हर तीसरी बात पे इस देश में विवाद खड़ा हो जाता है, कुछ भी वैज्ञानिक चीज आती है तो। जैसे बैगन का अगर उदाहरण लें, जीएम ब्रिंजल की, तो क्या लगता है हमारे यहाँ अलाउ नहीं करना चाहिए था? सर मुझे सर जहाँ तक मेरा मानना है सर, हमारे जो लोगों में जागरूकता सर कम है, जैसे साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं उसकी कहीं ना कहीं कमी है। तो जो किस वजह से हम जेनेटिक क्रॉप्स को लेकर आ रहे हैं उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उनको जो कुछ ग्रुप्स हैं जो लॉबिंग करते हैं सर, वो कहीं ना कहीं हमारे जो लोगों को बरगला देते हैं या भड़का देते हैं। एक तो कारण ये है सर, दूसरा कारण ये है कि अभी तक हम लोग सही तरीके से उसका स्टडी ही नहीं कर पाए हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो क्रॉप्स हैं वो फायदा करेंगी या नुकसान करेंगी, उसका हमारे पास सही से सर डाटा है ही नहीं। तो सर कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहता है कि हम उसमें पिछड़ जाते हैं। अच्छा, पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर आपने कल का आज का? जी सर पढ़ा है। अभी तक जो वैक्सीनेशन के लिए मान्य वैक्सीन्स थी दुनिया भर में, हमारे यहाँ 2 थी, एक तीसरी वैक्सीन के लिए सीरम ने अप्लाई किया है, वो किस ग्रुप की है और किस विधि से बनाई गई है? सर वो नोवो वैक्सीन है उसका नाम सर, बाकी ग्रुप और विधि तो सर मुझे सर अभी रिकॉल नहीं कर। जी सर। अच्छा, 2 विधियों से सामान्यतः ये बनाई गई, mRNA और DNA। जी कौन सी ज्यादा, एक तरह से भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए कौन सी ज्यादा जो है हमारे लिए सुरक्षित है और क्यों? सर मैं गैस कर सकती हूँ अगर आप अनुमति देंगे तो। करिए। सर मुझे लगता है कि mRNA जो वाली वैक्सीन है वो मतलब सुरक्षित है, क्योंकि mRNA जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस से जो है वो रिलेटेड है। तो जब हम mRNA की वैक्सीन देंगे तो वो कहीं ना कहीं जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोकेगा, तो उससे जो है सर प्रसार रुक सकता है सर। अभी तो सर मैं अभी चलिए, मेरी तरफ से आप एक जगह डीसी हैं, जो आप चाहती हैं वो पद आपको मिल गया, और इसी तरह की वैक्सीनेशन जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बड़ी, इससे ज़्यादा बड़ी आपदा थी और किसी तरह आपके प्राइम मिनिस्टर ने सारी चीज़ों को अलाउ किया और इमरजेंसी प्रयोग की इजाज़त दे दी वैक्सीन की। और एक एरिया है आपके क्षेत्र में ही जहाँ पे बहुत तेज़ी से कोई संक्रमण फैल रहा था, उन्होंने कहा सबको यहाँ वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन वैक्सीन लगाने के पहले ही कुछ धार्मिक आधार पर उसका विरोध शुरू हो जाता है। आप जानते हैं इस देश में जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, और तब तक अफवाह फैलने लगती है। एक ऐसे ही आदमी फैला देता है कि हमें वैक्सीन लगी और उसके बाद से मेरी हालत खराब हो रही है, मैं गिर रहा हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और ये वैक्सीन गड़बड़ है, और एक उपद्रव टाइप की स्थिति वहां पैदा हो गई। सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे और जो जा रहा है उनसे तोड़फोड़ की जा रही है, और ऐसी सिचुएशन आपके पास पहुंचती है। इस केस को आपको ही हैंडल करना है, डीएम साहब ने कहा है। कैसे इसको देखें? सर इसमें 3-4 स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। सर पहले जो जिन धर्मों के लोग ने मतलब ये कहा है कि हमें वैक्सीन नहीं लगानी, उनको उनके जो मुखिया हैं उनसे सर बात करनी चाहिए सीधे, और सर सबसे पहले उनको हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए कि वो वैक्सीन लगाएं और वो अपने लोगों को जो है प्रोत्साहित करें वैक्सीन लगवाने के लिए। सर अगर उनको उनकी बात जो है वो ज़रूर मानेंगे सर, पहली अप्रोच तो सर यही रहेगी। दूसरी ये रहेगी कि जो भी अफवाह फैलाई जा रही है जिस भी माध्यम से, उस अफवाह को रोक लगाने का प्रयास किया जाए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो,
और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उसी धर्म के लोगों को वो उनके इंटरव्यू सर सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जाएं, जिससे कि वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। तीसरा, जो भी इसमें रुकावट कर रहे हैं और जो कानून के खिलाफ जा रहे हैं सर, उनके लिए कुछ ना कुछ सर कार्रवाई जो भी कही जाएगी सरकार के द्वारा सर, वो मैं लूँगी। जैसा कि आपको देख के भी लगता है और आपने बताया भी, आप एक बोल्ड लेडी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक एम्पावर्ड वुमन है या फेमिनिस्ट विचारधारा की हैं? सर मैं फिक्स तो किसी को नहीं बोलूँगी, एम्पावर्ड तो मैं हूँ ही। सर इससे तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ कभी लगता है कि फेमिनिस्ट विचारधारा को अपनाने की ज़रूरत है, वहाँ मैं अपनाती हूँ, और जहाँ पर लगता है कि नहीं, इसका ये जो है बहुत ज़्यादा ओवर है और इसका विरोध करना चाहिए, मैं वहाँ विरोध भी करती हूँ। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? सर फेमिनिस्ट कहीं न कहीं महिला को केंद्र में रखकर सारी चीज़ें अधिकारों की बात और भी बहुत सारी जो मतलब चीज़ें उनके बारे में कहा जाता है, और एम्पावर्ड वुमेन का मतलब ये होता है कि जो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे पढ़ना है, उसे नौकरी करनी है, उसे आगे बढ़ना है, उसे कौन सी फील्ड में जाना है, वो सारे निर्णय जो है वो खुद ले सके, ना कि उसके लिए कोई और ले। देखा जाए कमोबेश पूरे भारत में या स्पेशली हम यूपी के कंटेक्स्ट में अगर हम लेते हैं, जहाँ पे आप एक प्रशासनिक सेवक के रूप में कार्य कर रही हैं, मैंने कहा इट मीन्स आप ऑलरेडी हैं जी। तो महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि एक तरफ वो देवी दुर्गा, काली, सरस्वती की तरफ पूजी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है उनके साथ अत्याचार, बलात्कार और तमाम शोषण के कार्य किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो दुविधापूर्ण स्थिति है, महिला की जो अपनी एक छवि है उसको और ज्यादा ब्रांडिंग करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए आप कौन कौन से उपाय लगाएंगी जो कि आपका अपना हो, न कि किसी सरकार के द्वारा जो है वो वेरियस स्कीम्स के द्वारा हो? आपके अपने विचार में। जी सर, मैंने मतलब इस पर पहले भी सोचा था कि अगर मुझे ऐसा कोई प्रशासनिक पद मिलता है तो महिलाओं के लिए पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सर, मैं वहाँ के स्थानीय जो लोकल जो ग्रुप्स हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हुए या एनजीओ है, उनकी सहायता के माध्यम से सर कैंप्स का आयोजन करूँगी, जहाँ पर उनको उनकी सुरक्षा के जो है विषय में जानकारी दी जाए। सर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो लड़कियां हैं उनके लिए जो ऐसे कैंप लगाऊं जहां पर वो अपनी स्वयं की सुरक्षा के विषय में जान सकें और कुछ सीख सकें। सर तीसरा, जो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड है उनके लिए भी मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल से बात करके उनके लिए जो चिकित्सा के जो कैंप हैं वो आयोजित कर सकती हूँ, जो उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी देंगे। और सर कोशिश रहेगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको स्वरोजगार भी जो है उपलब्ध हो सके। सर ये मतलब अप्रोच रहेगी जो सरकारी योजनाओं के अलावा मैं सर करना चाहूँगी। यूपी में पंचायती इलेक्शंस भी होने वाले हैं, ये ग्राम सभा क्या होता है? सर ग्राम सभा उस क्षेत्र के सारे जो 18 साल और 18 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं, जो मतदान कर सकते हैं, उनको मिलाकर बनती है। यूपी में जो मानसून की प्रक्रिया है, अगर हम देखें मानसून, हम पूरे भारत की बात नहीं करते, यूपी में जो मानसून की प्रक्रिया है या विधि है जिससे वर्षा होती है, इसके बारे में समझाइए। सर यूपी में भी जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही आता है। सर एक शाखा जो अरब सागर से चलती है और एक शाखा जो सर बंगाल की खाड़ी से चलती है, वो मर्ज हो जाती है उत्तर प्रदेश में आकर, और कुछ क्षेत्रों में जो है जब जहाँ तक नमी होती है सर वहाँ तक बहुत अधिक बारिश होती है, जो तराई के क्षेत्र हैं, और सर कुछ जो पश्चिमी यूपी के क्षेत्र हैं जैसे आगरा और मथुरा है, वहाँ तक आकर नमी कम होती चली जाती है, तो वहाँ पर कम बारिश होती है। क्यों रिट्रीटिंग मानसून का स्कोप नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं है सर, है थोड़ा बहुत है रिट्रीटिंग मानसून का, लेकिन सर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि सर वो भूमध्य सागर से होता हुआ आता है, तो वो भी नमी जो है यहाँ तक खत्म हो जाती है, और जब वो तमिलनाडु की तरफ बढ़ता है तो वो बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेता है, तो वहाँ ज़्यादा उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आजकल हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जोर पे है और तमाम और भी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से एक तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइजेस जो है वह बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब तो स्थिति ये हो गई है कि वो 100 के आसपास हो चुके हैं पेट्रोल के दाम। तो ये तय कौन करता है पेट्रोल प्राइजेस, निर्धारित कौन करता है? सर जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ सर,
सर कंपनियों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है सर, अभी वर्तमान में तो शायद यही है, और कुछ ना कुछ उसमें सरकार का हस्तक्षेप भी है। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसमें महती भूमिका निभाती है? सर अगर आप सर इजाज़त देंगे तो मैं गैस कर सकती हूँ। सर ओएनजीसी। सर मुझे सर नहीं मालूम, नहीं तो सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगी। लास्ट क्वेश्चन, जी सर। कला, संस्कृति और विरासत में क्या अंतर है? कला, संस्कृति एवं विरासत में क्या अंतर है? सर कला अपने जो अभिव्यक्ति हैं उनको, अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो भी हमारे अंदर रचनात्मक कौशल है। सर संस्कृति उनको जो है समृद्ध करती है, और सर जो विरासत है वो एक पीढ़ी से आगे पीढ़ी तक उसको पहुंचाती है। सर ये इतना सर मैं। सर चलिए, आप शिक्षिका भी हैं, जी सर। आपने एमएड किया है, बताइए कि जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षित किसे कहा है? सर साक्षरता की सर परिभाषा जो है भारत में, सर जो कोई भी 7 वर्ष से जो ऊपर हो और जो किसी भी एक भाषा में अपने जो जो है अपना नाम लिख सके, सर ये है। और भी कुछ है? सर एक और है क्राइटेरिया जो मैथमेटिक्स वगैरह कुछ लेकर के है ना? या रिकॉल नहीं कर पाई, सॉरी। किस सेंसस से इसको लिया है? राजकीय भाषा और राष्ट्रभाषा, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर राजकीय भाषा वो है जहाँ हम अपने राजकीय कार्य जो है किए जाते हैं, जो आधिकारिक कार्य होते हैं सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों। और राष्ट्रभाषा वो होती है जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है। सर कभी कभी एक राष्ट्र की जो राष्ट्रभाषा है वो राजकीय भाषा भी हो सकती है। जैसे सर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ पे फ्रांस हुआ या ब्रिटेन हुआ, उनकी एक ही भाषा, राष्ट्रभाषा भी वही है और सर राजकीय भाषा भी वही है। लेकिन हमारे देश में जो है राजकीय भाषाएं अलग हैं, और सर राष्ट्रभाषा तो कोई किसी को नहीं कहा जा सकता है। सर हमारे देश में जो अभी स्थिति तो सर यही है। ये क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? सर क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषाएं हैं जो सर जिनके लिए सर कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। जैसे जिनका कोई 1500 से या 2000 वर्ष का पुराना कोई इतिहास हो, जिनकी एक अपनी खुद की लिपि हो, जो किसी अन्य भाषा से जो है वो उत्तरित ना हो। सर ऐसे 3-4 क्राइटेरिया हैं, उनको शास्त्रीय भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास किया गया था? सर माफ़ कीजिएगा, मुझे ईयर तो याद नहीं आ रहा, शायद 64 के आसपास। 63। अच्छा, अभी इकोनॉमिक सर्वे आया, उसका थीम क्या था? सर थीम कोरोना वॉरियर्स को अच्छा, ये कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई? सर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक तो सर श्रम जो के लिए श्रम रोजगार आयोग का गठन किया गया था, और योगी मानधन योजना के तहत सर सभी को, मतलब जो श्रमिक हैं उनको 1000 रुपये जो है उनके अकाउंट में डाले गए थे। सर जो पीडीएस के तहत जो है राशन का आवंटन का भी सर किया गया था, और सर मनरेगा के तहत भी सर कार्य जो है के लोगों को कार्य दिया, रोजगार प्रदान किया गया था। सर अभी तो यही और जी सर। क्या कारण है इसका? सर कारण कहीं ना कहीं सर जो कानून है उनको, जो उसके प्रावधान हैं, उनको लगता है कि उनके प्रावधान उनके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, तो इस वजह से सर आंदोलन चल रहा है। कौन से? सर उनको, सर जैसे फर्स्ट जो पहला कानून है उसमें जो एमएसपी की बात की गई है, उनको लगता है सर किसानों को कि कहीं ना कहीं एमएसपी की बात है उसमें? सर एमएसपी की बात नहीं की गई है एक्चुअली। सर उनको लगता है कि ये समाप्त हो जाएगी अगर मंडी एमएसपी है क्या? सर एमएसपी वह व्यवस्था है जिसके तहत किसानों को एक गारंटी दी जाती है कि इससे कम में आपको, मतलब कोई भी व्यापारी जो है वो इससे कम में नहीं आपसे खरीदेगा। ऐसा तो नहीं है। ऐसा सरकार उन पर क्या करती है? एमएसपी तो यही है ना कि घोषणा करती है कि इससे मैंने इस पर वादा करती है कि हम आपके सारे उपज को खरीद लेंगे। जी सर, और कोई भी व्यापारी मतलब नहीं खरीदेगा। वैसे है कब से चलाया गया? सर एग्जैक्ट ईयर तो नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ सर, 70s में है। इसका रिकमेंडेशन कौन करता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट ऑर्गेनाइज
सर सॉरी, मैं प्रॉपर याद नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, वर्तमान सरकार की कृषि लागत एंड मूल्य आयोग सर। 5 ऐसी योजनाएं बताइए जो सरकार ने किसानों के हित के लिए चलाया है। सर सबसे पहली तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है सर, एक दूसरी सॉइल हेल्थ कार्ड है, तीसरी सर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, और सर सिंचाई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी है, और सर अभी तो मुझे सर ये। अच्छा, क्या आपको लगता है कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का प्रमुख कारण है वर्तमान समय में जो हो रहा है? सर चीन के संदर्भ को देखते हुए सर बिल्कुल हमारा जो प्रभुत्व जो बढ़ता चला जा रहा है वो कहीं ना कहीं चीन को चुभ रहा है। उसको लगता है कि अच्छा, भारत का प्रभुत्व किस क्षेत्र में बढ़ रहा है? सर लगभग सभी क्षेत्रों में ही बढ़ रहा है सर। उसका इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है सर बहुत सारे देशों से जो है, जैसे अमेरिका से संबंध बहुत सुधरे हैं, और सर जो हमारे अरब देशों से संबंध हैं उनमें भी लगातार सुधार हो रहा है। हमारी जो मौजूदगी है हिंद महासागर के क्षेत्र में सर लगातार बढ़ रही है। इवन सर अमेरिका ने जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का नाम जो है, पहले जो एशिया प्रशांत क्षेत्र का नाम हिंद प्रशांत क्षेत्र कर दिया है। और सर हम जो है अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिससे हम अपने उत्पादों में को भारत में ही बनने पर जोर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीन को ऐसा लगता है कि उस चुभता है वो चीज़। उसको लगता है कि भारत का प्रभुत्व जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं विवाद का कारण बना। आप आगरा से बिलोंग करती हैं। जी सर। और जब कोविड फैल रहा था, कोरोना, तो उस दौरान उसको रोकने के लिए आगरा मॉडल बड़ा चर्चित था। जी सर। क्या था आगरा मॉडल? सर बहुत ज़्यादा अभी मैंने एक दो पॉइंट सर मुझे पता है सर, अगर आप में। हाँ बताइए। सर एक तो उसमें कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए थे, और वॉर रूम्स जो हैं वो बनाए गए थे, और सर डोर स्टेप्स जो है वो ट्रैकिंग की गई थी कि जिससे जैसे कोविड किसी को जो हुआ है और उससे किसका कांटेक्ट हुआ है सर, ये था। और सर अभी तो यही पॉइंट। चलिए, सरकार ने उसके बाद पूरे कोरोना पैंडेमिक दौरान सैनिटाइजेशन पे बल दिया था। तो हम लोग 2 तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं, या तो सैनिटाइजर लगा लें जी। या तो साबुन से हाथ धो लें। जी सर। दोनों प्रक्रिया में वायरस मर जाएगा। दोनों की प्रक्रिया में अंतर क्या है? क्योंकि बॉटनी के आप स्टूडेंट हैं, तो हम साबुन से हाथ धोएं तो कैसे मरेगा, और सैनिटाइजर लगाएं तो कैसे मरेगा? सर कोशिश कर सकती हूँ, फॉर प्रॉपर नहीं पता सर। हो सकता है कि सर उसका जो मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हाथ धोने से और सैनिटाइजर से सर जो है वो समाप्त होगी सर। यही सर अभी मैं रिकॉल कर। अच्छा, सर जीएम क्रॉप्स की बात कर रहे थे, उसमें एक टर्म मेरे दिमाग में आया, बैसिलस थुरिजिनस। जी। क्या होता है ये? सर ये एक बैक्टीरिया है जिसके सर जो डीएनए को उसको ट्रांसप्लांट जो है वो किया जाता है क्रॉप्स के अंदर सर। उसके बैक्टीरिया को उसके डीएनए को हम लोग जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, जिससे कि जैसे सर कोई भी प्लांट है सर, जैसे कॉलीफ्लावर जो है उसका जो डीएनए लिया, जो उसमें खराब जो जीन्स हैं उनको निकालकर सही जीन्स को उसमें हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, और उसके लिए उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। नहीं, बेसिकली इस जो हम जीएम क्रॉप्स बनाते हैं उसमें बैसिलस थुरिजिनस को यूज करते हैं, तो किस पर्पज से यूज करते हैं? सर उसमें सर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के लिए ही यूज करते हैं उसको एज ए। ऐसा तो कुछ नहीं है। कौन सा बैक्टीरिया है ये? सर आप मतलब ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव ऐसा पूछ रहे हैं? बैसिलस थुरिनजिसिस जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो आपने बैक्टीरिया कहा जी। तो किस जगह से लिया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया इसको कहते हैं? सर सॉइल बैक्टीरिया। सॉइल बैक्टीरिया। जी। तो आप सोचिए कि किस लिए यूज़ करते हैं हम, हर क्रॉप में इसका नाम जो है ले रहे हैं, कोई एक खास क्वालिटी जिससे इम्प्रूव होगी। वाई बीटी, छोड़िए बैसिलस थुरिनजिसिस को, बीटी क्यों कहते हैं? नहीं, उसका सर शॉर्ट नेम जो है ना वही, उसका हमने डीएनए सर शायद यूज करते हैं उसमें सर, अभी मुझे यही पता। आपने कहा कि महिला नारीवादी आप हैं, ठीक है सर मैंने सॉरी माफी चाहूंगी सर, नारीवादी नहीं कहा है। नहीं, मतलब नारीवाद का आप समर्थन करती हैं ना? समटाइम। तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना, हिंदी साहित्य आपका विषय है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो उनकी उस रचना से
और नारीवाद से क्या सामंजस्य है? कुछ हमको तो सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है। सर मैं भी माफ़ी चाहूँगी, मुझे भी नहीं दिखता। और जो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, सर जो केवल जो शब्द है सर, मुझे उससे आपत्ति है। सर नारी श्रद्धा का रूप है, लेकिन केवल श्रद्धा के नहीं है सर, उसके और भी बहुत सारे काम हैं जो उसके करने भी चाहिए, और सर वो करती भी आ रही है। क्यों उन्होंने, तो उसमें क्या उन्होंने कहा है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कुछ और कहा है उन्होंने? क्यों कहा उसमें? कुछ पंक्तियाँ बताएंगे उसके बारे में? सर जी, वो आगे की पंक्ति ये है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत के नवतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो सुंदर समतल में। सर क्यों कहा ये तो सर अभी मुझे सर प्रॉपर नहीं याद आ। अभी चूंकि आपने एमएड किया हुआ है और एजुकेशन फील्ड से आप हैं, तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसके बारे में बताइए। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। विशेषकर प्राइमरी लेवल। जी सर, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसको पहले हिस्सा नहीं माना जाता था प्रॉपर एजुकेशन का, उसको हिस्सा बनाया गया है। और जो हमारे स्कूली जो शिक्षक जो ईयर हैं शिक्षण के, उनको सर 5+3+3+4 में विभाजित किया गया है। सर मातृभाषा पर शिक्षण पर बल दिया गया है कि 5th क्लास तक तो कम से कम मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, और अगर उसके बाद भी अगर चलाया जाए मातृभाषा को तो चलाया जा सकता है। सर ये है। और सर उनके जो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा जोड़ा गया है और उसको सिलेबस का भाग बनाया गया है। जैसे पहले स्पोर्ट्स, खेलना, योगा, ये सब को सिलेबस का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन अभी जो उसको पाठ्यक्रम का भी भाग माना। हिंदी पखवाड़ा कब मनाया जाता है? सर मुझे सर जहाँ याद आ रहा है सर 14 सितंबर से पहले का जो पखवाड़ा है सर, वो ही हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया। क्यों उसी से मनाया था? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसी दिन क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? कि उस दिन शायद सर जो राजकीय भाषा के रूप में सर पारित हुआ था जो कानून है। ओके, आपने स्वास्थ्य की बात की, ठीक है, कि हम स्वास्थ्य पर सुधार करेंगे जब सर ने क्वेश्चन पूछा था। सपोज दैट आप अपने डिप्टी कलेक्टर हैं और आपके क्षेत्र से एक महिला आती है और वो महिला अत्यंत गरीब है और उसको अपना ट्रीटमेंट कराना है और उसके पास कोई भी गवर्नमेंट की कोई प्लान और प्रोजेक्ट नहीं है या कोई स्वास्थ्य बीमा वगैरह नहीं है जिसके तहत वो अपना इलाज करा सके, ठीक है। सरकार की जो क्राइटेरिया है उसमें 4 शर्तें हैं, जो 4 शर्तों को पूरा करेगा उनको गवर्नमेंट की जो बीमा पॉलिसी उनको दे दी जाएगी। वो महिला 4 में से 3 शर्तें पूरी करती है और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट अभी कराना है, ठीक है। तो कैसे उस महिला की हेल्प करेंगी? सर सरकार ने जो शर्तें रखी हैं सर, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। वो अगर 4 शर्तें पूरी करेगी तो ही उस योजना का लाभ दिया जाएगा। सर मैं अगर इसमें जो हेल्प कर सकती हूँ वो मैं ये कर सकती हूँ कि उनको ऐसे किसी एनजीओ से मिलवाया जाए जो महिलाओं के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है काम कर रहा हो, जहाँ से उन्हें मदद मिल सके। और सर ये मैं सर कर सकती हूँ। अच्छा, सडनली उस महिला को कोरोना हो जाए जी, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा? सर वो तो सर सरकारी अस्पताल में, उसके लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सर ये इस वर्ग के लोगों का सर इलाज नहीं होगा, वो तो हम सरकारी अस्पताल में सर उनको भेज सकते हैं। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश को कई लोग कहते हैं कि अलग अलग उसमें बांट दिया जाए, जैसे पश्चिम में, और उत्तर प्रदेश का बंटवारा एक विषय भी रहा है क्योंकि बड़ा क्षेत्र है पॉपुलेशन। अगर इसकी जगह मैं कहूँ कि हर जगह एक उत्तर प्रदेश की अभी राजधानी केवल एक है, हम 5 राजधानियां कर दें और 5 राजधानियां बनाकर और फिर हम इसको देखें, तो क्या एक ये अच्छा सुझाव हो सकता है? सर प्रशासनिक स्तर पर अगर देखें तो सर ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है, बड़ा राज्य है। और सर एक राजधानी से जो है मतलब सारे वहीं पर जाके प्रशासनिक कार्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं डिले हो जाते हैं। तो अगर हम 4-5 राजधानियां रखेंगे तो सर पूरे क्षेत्र का विकास जो है वो संभव हो सकता है। और सर मैं सर आपके किसी स्टेट ने किया ऐसा? सर आंध्र प्रदेश में बात चल रही है 3 राजधानियों की सर, अभी प्रॉपर वहाँ पर भी सर नहीं हो पाया वहाँ पर। अच्छा, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट की उप मुख्यमंत्री बना दो और आपके प्रदेश में 2 हैं, आने समय हो सकता है 3 हो जाएं, तो इनकी कोई सीमा है या कितने भी हो सकते हैं? सर सीमा तो सर नहीं है कोई, क्योंकि एक तो ये कोई पद नहीं है सर, ये तो बना दिया जाता है, तो इसलिए सर मुझे लगता है कि इसकी कोई सीमा तो नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड,
यूपी गवर्नमेंट की 2 ऐसी योजनाएं जो आपको लगता हो जो काफी गेम चेंजर हों, जिसने वास्तव में उत्तर प्रदेश की जो छवि थी उसको मजबूत किया हो? सर एक तो सर पहली जो कन्या सुमंगला योजना है सर, वो कहीं ना कहीं सर बेहतर लड़कियों के लिए एक सर बेहतर योजना है। वो सर उनका सर शिक्षा के साथ साथ वो जो लिंग अनुपात है उसको भी कम करने का सर प्रयास करेगी, और जो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, उसको भी रोकने का प्रयास करेगी। सर एक ये योजना सर है। और अच्छा, आपके सीएम साहब पे एक आरोप ये भी है कि बहुत जो तरीका है इनका, अप्रोच है क्राइम को कंट्रोल करने का, वो बड़ा अजीब है। सिंपल, जब क्राइम बढ़े भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलट जाती हैं और कोई भी जो अपराधी है वो गाड़ी में नहीं पुलिस की बैठना चाहता। इस स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या ये सही तरीका है? सर सर अभी प्रॉपर मेरे पास में कोई प्रमाणित स्रोत नहीं है ये कहने की कि सर जो गाड़ियां हैं वो पलटवाई गई हैं। सर जहाँ तक मैंने सर जो पढ़ा है वो यही है कि सर जो अपराधियों को लेते टाइम पर सर एक्सीडेंट हुआ है। तो जब तक सर मेरे पास कोई भी प्रमाणित स्रोत नहीं होंगे तो सर मैं कुछ भी सर सही से नहीं कह पाऊंगी इस विषय में। ओके, थैंक यू। थैंक यू।